फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की पहली क्लास रहेगी। पहला चैप्टर का पहला क्लास होने वाला है बाल विकास की अवधारणा और इसके अधिगम में संबंध। इस टॉपिक से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, अभी तक किन किन टॉपिक्स किन किन से प्रश्न पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए क्लास पे बने रहे, शुरुआत करते हैं। सभी का वेलकम, अभिनंदन है प्रत्येक ब्रदर सिस्टर का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। चलिए श्री गणेश किया जाए, माँ सरस्वती जी की नाम लिया जाए, उनकी कृपा से आज पहली क्लास आपके होने वाली है, धुआंधार क्लास होने वाली है, क्योंकि अब तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो तैयारी लाजवाब होगी। पहला टॉपिक हमें क्या ध्यान देना है, पहला जो पूछा जाता है थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें, इसके बाद हम स्क्यूज भी करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे और ये सारा पीडीएफ फाइल भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। आपको सारा पीडीएफ फाइल भी मिलने वाला है। देखिए, बाल विकास का तात्पर्य, बाल विकास से तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से होता है जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। यानी विकास जो होता है, जब बच्चा प्रारंभ जन्म ले लेता है तो वह मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है मृत्यु तक वह विकास यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये जान लीजिए, अक्सर पूछा जाता है इससे भी। विकास के साथ अभिवृद्धि, जिसे हम ग्रोथ हुई, जुड़ी हुई होती है। अक्सर पूछा जाता है कि विकास के साथ अभिवृद्धि और विकास से संबंध, इनसे टॉपिक पूछा जाता है। तो ये जान लीजिए, विकास जो होता है अभिवृद्धि ग्रोथ से क्या होता है, जुड़ी हुई होती है। विकास के कारण ही बालक में कार्य कुशलता और क्षमता बढ़ती है। अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालक में कार्य कुशलता और क्षमता किसके कारण से बढ़ती है, तो वह विकास के कारण ही बढ़ती है। विकास की अवधारणा, विकास एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। अक्सर पूछा जाता है विकास कैसी प्रक्रिया है, तो क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। इसमें बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। विकास की अवधारणा में शारीरिक पूछा जाएगा क्रियात्मक शब्द से, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक, ये 6 चीज़ है, 6 शब्दों से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये पहला क्लियर हुआ कि विकास क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। विकास में शारीरिक भी परिवर्तन होता है, क्रियात्मक भी होगा, संज्ञानात्मक भी जुड़ा है, भाषागत भी जुड़ा है, संवेगात्मक भी जुड़ा है और सामाजिक विकास, ये 6 विकास पूरे आपकी जुड़े हैं विकास की अवधारणा में। विकास की विशेषताएं क्या क्या होती है? विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ होता है। विकास एक अपने आप में ही कि विस्तृत अर्थ है। विकास कैसा होता है? विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास एक आंतरिक प्रक्रिया भी होती है। फार्मूला क्या होता है विकास का? शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास बराबर विकास होता है। अगर विकास का पूरा फार्मूला लगाया जाए तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों को विकास मिला के पूरा विकास बनता है। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति या रूप परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। यानी ये संपूर्ण आकृति या संपूर्ण रूप में जो परिवर्तन होता है उसको विकास बोला जाता है। तो विकास का अर्थात संपूर्णता से है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में होने वाले परिवर्तनों को हम अभिवृद्धि कहते हैं। सभी एक बार जोरदार सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जोरदार कमेंट कीजिएगा प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अगला टॉपिक अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, वह है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। अभिवृद्धि क्या चीज़ होती है? शारीरिक परिवर्तन से संबंधित आकार, लंबाई, वजन में वृद्धि, सीमित क्षेत्र, आजीवन नहीं चलने वाले बाह्य परिवर्तन। अगर अभिवृद्धि से प्रश्न आएगा तो इन शब्दों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझते चलना है। तो अभिवृद्धि विकास में अंतर क्या होता है? अभिवृद्धि में क्या होता है? अभिवृद्धि में आपका शारीरिक परिवर्तन से संबंधित अभिवृद्धि होता है। आकार में परिवर्तन होगा तो अभिवृद्धि होगी। आपके लंबाई, वजन में वृद्धि, कमी हो रही तो अभिवृद्धि हो रही है, या अभिवृद्धि मतलब बढ़ना। सीमित क्षेत्र होता है, अभिवृद्धि एक सीमित क्षेत्र है। अभिवृद्धि जीवन नहीं चलती है, यानी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया अभिवृद्धि नहीं है। बाह्य, केवल अभिवृद्धि आपको बाह्य परिवर्तन ही देखने को मिलती है। अब विकास की बात कर लेते हैं। विकास में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन, यह व्यापक क्षेत्र होता है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है और आंतरिक और बाह्य दोनों में परिवर्तन होता है। तो विकास और अभिवृद्धि दोनों आपने समझ लिया। इसके बाद अब बढ़ेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में पहला आता है एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले पूरा अंग चलाता है,
बाद में उसके छोटे छोटे अंगों को नियंत्रित करता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि बालक पहले अपने पूरा अंग चलाता है, बाद में छोटे छोटे अंगों को नियंत्रित करता है। अब बताइए कौन सा सिद्धांत होगा? तो वह होगा एकीकरण का सिद्धांत होगा। फिर दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत में क्या होता है? विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी तो वह निरंतर विकास का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। एक बार सेशंस को, इस क्लास को लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा, मोटिवेशन बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। साथियों, आपने समझा होगा और पढ़ा भी होगा विकास क्रम का सिद्धांत। ये भी अक्सर कई बार रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये जान लीजिए। विकास क्रम का सिद्धांत यही है कि विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है। जैसे उदाहरण भी हम दे रहे हैं, बच्चा पहले क्या करेगा? बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस फार्मूले से एग्जाम में प्रश्न आता है। इसी को विकास क्रम का सिद्धांत कहते हैं। अगला देखिएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। एक ही जाति के सभी बच्चों का विकास लगभग समान क्रम में होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? एक ही जाति के सभी बच्चों का विकास लगभग समान क्रम में होता है। अगला परिमार्जन का सिद्धांत क्या कहता है? विकास को दिशा और गति दी जा सकती है। यानी विकास की गति और दिशा की जहां बात की जाए तो परिमार्जन का सिद्धांत होगा। जात के सभी बच्चों के विकास लगभग समान क्रम से बात करें तो समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। फिर अगला है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? चक्राकार प्रगति सिद्धांत में इसमें विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्राकार ढंग से होता है। चक्र का मतलब गोलाकार, जिससे गोला होता है, चक्र गोला होता है ना, तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत होगा सीधी रेखा में गमन नहीं होता है, चक्राकार ढंग से होता है। फिर अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आप जानते हैं कि हर बच्चे की विकास की गति अलग होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हमारे घर में अगर 4 बच्चे तो उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखेंगे, सब में अलग अलग चीज़ें होंगी, सभी एक समान नहीं हो सकते। इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है, वह व्यक्तिगत विभिन्नता कहला जाता है। अब चलिए एमसीक्यूज करेंगे, इससे रिलेटेड हम 30 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइएगा। ये सारे जो एमसीक्यूज करने वाले हैं सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, एग्जाम में संभावित प्रश्न हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। जो बाल विकास की प्रक्रिया है ये आपके कब से शुरू होती है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में चलिए बताना है। तो हमने आपको बताया है बाल विकास की प्रक्रिया जन्म से, गर्भावस्था से, 3 वर्ष से, स्कूल से। किससे शुरू होती है? प्रत्येक प्रश्न में हम सभी को 5 सेकंड का मौका देंगे, इसमें कमेंट करके आपको बताना है। तो बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो वह गर्भावस्था से बाल विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बी ऑप्शन जिन्होंने सही किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? अस्थायी, निरंतर, अचानक या सीमित? तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? तो विकास हमने क्या पढ़ा है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। तो जो भी बी ऑप्शन को सही किए हैं उनका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जोरदार मेहनत कीजिए अपने सपने को साकार करने के लिए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कहावत आपने पढ़ी होगी, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हर बहन को यहाँ पे झांसी की रानी बनना है, एग्जाम को फतेह करना है और मेहनत करना है, और हर एक भाई को यहाँ पे मेहनत करना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना, शिक्षक बनना, टीचर बनना है। क्योंकि आप जो टीचर शिक्षक बनेंगे, जो बच्चों को शिक्षा देंगे, तभी हमारा देश शिक्षा की प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसलिए आपका शिक्षक बनना बहुत जरूरी है साथियों। अभिवृद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन? तो सभी लोग समझे, अभिवृद्धि मतलब क्या होता है? शारीरिक। अभिवृद्धि का संबंध से होता है शारीरिक से परिवर्तन से होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, फीडबैक अवश्य सभी को मिलेगा। अगला प्रश्न, विकास किससे संबंधित होता है? केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, शारीरिक मानसिक दोनों, या केवल सामाजिक परिवर्तन? हमेशा जान लीजिए पेडागॉजी में जहाँ केवल शब्द आए, केवल अपने आप में क्या बोलता है? केवल यानी मैं, और मैं क्या होता है? मैं अपने आप को निगेटिव में डालता है, नकारात्मक वाला हो जाता है ऑप्शन।
तो आप देखेंगे सभी में नकारात्मक वाला ऑप्शन माने केवल देखेंगे सी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों होगा। हमने बताया भी था विकास क्या होता है, शारीरिक मानसिक दोनों में होता है, उसी को हम विकास बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमने शॉर्ट रूप में आज की इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही बता देते हैं। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेहतर कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतर क्वेश्चन और नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है पात्रता परीक्षा की। जिन भाई बहन शिक्षकों को टॉपर नोट्स चाहिए तो 96 30 68 95 98 इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो टॉपर नोट्स को आपको डिटेल मिलेगा कि आपको टॉपर नोट्स कैसे मिल सकती है। 9630689598 इसमें केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, कॉलिंग मत करके परेशान मत करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वहीं पूरा रिप्लाई हमारी टीम आपको कर देगी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं विकास किस दिशा में होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जिन्होंने पहला ऑप्शन किया है बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई हो, आपका सही आंसर निकल गया। अगला, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा पास करना, सर्वांगीण विकास करना, नौकरी पाना या अंक प्राप्त करना। तो विकास का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या होता है? विकास का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण या सभी। आप सोचिए बालक का विकास किससे प्रभावित हो सकता है? देखिए, वंशानुक्रम से भी प्रभावित हो सकता है। अगर इन्वायरमेंट बच्चे को बेहतर नहीं मिलेगा वो भी प्रभावित करेगा। पोषण अर्थात अच्छा अगर खान पीन नहीं होगा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो ये भी प्रमुख कारक है। तो ये सारे कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाले हैं। अगर ये चीज़ बिगड़ गई तो बालक के विकास का जो प्रभावित होगा, इन तीनों चीज़ों से बालक का विकास प्रभावित होगा। अगला प्रश्न साथियों कि विकास का संबंध किससे होता है? विकास का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से है, गुणात्मक से है, दोनों से है या कोई नहीं। देखिए, अगर यहाँ पे शारीरिक होता तो शारीरिक में मात्रात्मक आ जाता, लेकिन विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों में होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बालक पहले सिर को नियंत्रित करता है फिर पैरों को नियंत्रित करता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? सभी लोग बताइएगा। सेफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोस डिस्टल सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बालक पहले सिर को नियंत्रित करता है। सबसे पहले बालक सिर को नियंत्रित करेगा, इसके बाद सारे बॉडी के पार्ट नियंत्रित करता है, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेफेलोकाउडल सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र से बाहर की ओर विकास किस सिद्धांत में होता है? सेफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, निरंतर या समान प्रतिमान का सिद्धांत। सभी को जवाब देना, कमेंट देना है। जी हाँ साथियों, सभी लोग कमेंट कीजिए। केंद्र से बाहर की ओर विकास किस सिद्धांत में होता है? तो राइट आंसर आ चुका है और राइट आंसर आपका होगा बी, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत बोलते हैं, समीप दूराभिमुख। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर विकास रीढ़ की हड्डी या धड़ केंद्र से शुरू होकर शरीर के बाहरी अंग जैसे पैर, हाथ, पैर, उंगलियां की ओर जाता है और इसमें सबसे पहले मुख्य पेशियों पर नियंत्रण होता है और बाद में सूक्ष्म पेशी कौशल विकसित होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? समीप दूराभिमुख में पहले क्या होगा? मुख्य पेशियों पर नियंत्रण होगा, फिर बाद में जो सूक्ष्म मतलब जो छोटी छोटी पेशी कौशल होती है वो विकसित होता है। यानी शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर विकास कैसे होता है? विकास की दिशा इसमें कैसे होती है? शरीर के मध्य भाग से परिधि यानी बाहर की ओर, इसी कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर। अर्थात बच्चा पहले अपने धड़ कंधे को नियंत्रित करना सीखता है, फिर भुजाओं का और सबसे अंत में उंगलियों का। और रीढ़ की हड्डी पहले विकास होती है, उसके बाद बाहरी अंग होते हैं। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत समीप दूराभिमुख सिद्धांत है। इसके बाद हम अधिगम की बात कर रहे हैं। अधिगम दोस्तों क्या होता है? सब जानते हैं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। अगर आपके व्यवहार में कोई स्थायी तो परिवर्तन आ गया है, मतलब आपने अधिगम किया है, आपने सीखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम किससे होता है? अनुभव, अभ्यास, वातावरण या सभी। देखिए, अधिगम अर्थात लर्निंग
मुख्य रूप से आपके अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, वातावरण के साथ अंतःक्रिया के साथ होता है। तो अनुभव, अभ्यास, वातावरण सारी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति नई जानकारी, ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण प्राप्त करता है और अपने अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न साथियों, अधिगम और विकास का संबंध कैसा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिगम और विकास का संबंध कैसे होता है? ये वो प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपके एमपी टेट, सी टेट, रीट और अन्य टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ये ध्यान रखना है। और जो इसके बाद हम प्रश्न लाएंगे इसी टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चंस लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये नेक्स्ट क्लास होने वाली इसकी, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसके बाद हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक में जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अधिगम और विकास का संबंध कैसा होता है? परस्पर संबंध होता है, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया को विकास का पथ कहा जाता है। अधिगम के नए अवसर प्रदान होते हैं और प्रक्रिया चलती रहती है। दोनों प्रक्रियाएं एक समान नहीं होती, परंतु बिना अधिगम की प्रक्रिया के विकास भी संभव नहीं है, इसलिए परस्पर संबंध है, याद रखिए। बालक कैसे सीखता है? अनुभव से, खेल से, वातावरण से या सभी से? देखिए, बालक मूल रूप से खेल, अवलोकन अर्थात देखकर, अनुभव करके, अनुकरण अर्थात नकल के माध्यम से सीखता है। अर्थात अनुभव, खेल, वातावरण सभी से सीखेगा। तो ये डी ऑप्शन जो दिया गया है बहुत ही अच्छा, आपने समझ गया होगा, आपने सही आंसर भी कर दिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? अस्थायी, सीमित, जीवन भर, अचानक? अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, अधिगम एक निरंतर, उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक प्रक्रिया होती है। तो अधिगम की प्रक्रिया हमारी जीवन भर चलती है, हम जीवन भर सीखते हैं, क्योंकि जो अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाती है वह अधिगम है। यह एक सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें सूचनाओं को प्राप्त करना, उन्हें समझना, स्मृति में संचित करना और आवश्यकता अनुसार उपयोग में शामिल करना या करना। ठीक है, तो जीवन भर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बालक की सीखने की प्रक्रिया का सबसे पहला महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? बालक की सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार रुचि, दबाव, दंड या भय? तो बालक की सीखने की प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार उसका क्या होता है? उसका परिवेश होता है, अर्थात वातावरण। लेकिन यहाँ पे वातावरण नहीं दिया गया है, तो परिवेश अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बालक की सीखने की रुचि हो जाएगी, क्योंकि बच्चा अपनी इंद्रियों से देखना, सुनने, छूने और गतिविधियों के द्वारा ही दुनिया को समझता है और यह प्रारंभिक अंतःक्रिया मस्तिष्क के विकास और भावी सीखने की नींव मानी जाती है। तो रुचि इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विकास का परिणाम कैसे होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विकास का परिणाम कैसा होता है। व्यवहार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन या ऊंचाई में परिवर्तन? सभी लोग बताइए, विकास का परिणाम क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विकास का परिणाम अर्थात विकास किसे हम बोल सकते हैं? देखिए, विकास सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है, ये भी ध्यान देना। लेकिन विकास व्यवहार में परिवर्तन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य आधार क्या होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या कोई नहीं? विकास का मुख्य आधार क्या है? आप सभी लोग जानते हैं विकास का मुख्य आधार होता है वंशानुक्रम, वातावरण। अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर यहाँ पे शिक्षा भी एक आधार हो सकता है। शिक्षा अगर ऑप्शन होता तो वो भी होता, क्योंकि ज्ञान, कौशल और बेहतर समझ के माध्यम से व्यक्ति और समाज के समग्र विकास में संभव बनाती है। लेकिन विकास का मुख्य आधार वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बालक का विकास किस प्रकार का विकास होता है? आंशिक, समग्र, सीमित या अस्थायी? तो बालक का विकास का तात्पर्य क्या होता है? समग्र रूप से विकास होना। हम समग्रता की बात करेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की गति कैसे होती है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। विकास की गति सतत, क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो अर्थात विकास को हम व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो विकास की गति कैसे होती, अलग अलग होती, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक परिवर्तन के माध्यम से होता है, सभी में अलग अलग होगा। इसमें तेजी से ग्रोथ और स्थिरता के चरणों में शामिल होता है। तो सतत प्रक्रिया, अनियमित गति, क्रमबद्धता, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो अलग अलग गति, अलग अलग विकास की गति होती है। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? देखिए, रटना तो निगेटिव हो जाएगा, अनुभव भी हो सकता है, दंड भी निगेटिव, डर है। रटना, दंड, डर अपने आप में निगेटिव वर्ड, हमें पता चल रहा, हम नहीं पता आंसर, फिर भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अनुभव। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? अनुभव ही होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षा का केंद्र स्टूडेंट, छात्र होता है, बालक, बालिका, विद्यार्थी, शिक्षार्थी होते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित होती है? बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? शिक्षक, छात्र, पाठ्य पुस्तक या परीक्षा? देखिए, बाल केंद्रित है तो जिस पर केंद्रित होगा उसी पर आधारित होगा, अर्थात छात्र केंद्रित हो जाएगा। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता, रुचि, क्षमताओं और सक्रिय भागीदारी पर आधारित को हम बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों को ज्ञान को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय ज्ञान के निर्माता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने का परिणाम क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, बच्चा कुछ सीखता है, तो उसके सीखने से परिणाम क्या उसे मिलेगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन, आकार में, वजन में या ऊंचाई में, किस में परिवर्तन होगा? तो कोई बच्चा जब सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि आकार, वजन, ऊंचाई अपने आप में तीनों मिल रहे हैं, या आपको इन तीनों से अलग दिख रहा होगा ऑप्शन। तो अलग अपने आप आंसर बता देता है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनके साथ कभी नहीं जा सकता। तो आंसर अपने आप में अलग होता है, उसको हमें देखना, समझना है और सारे ऑप्शनों से अलग करके देखना है और उसको चयन करना है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? रुक रुक कर, निरंतर, सीमित या स्थायी? बहुत अच्छा प्रश्न है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए, विकास की प्रक्रिया हमने क्या बताया? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हमने बताया, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमबद्ध और गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। ये केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावात्मक परिपक्वता को शामिल करती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बालक का विकास किससे संबंधित है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास है सभी। देखिए, बालक का विकास शारीरिक विकास भी जरूरी है, मानसिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी है। यानी ये सभी जो ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला दिया गया वह सही हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुभव, परीक्षा, दंड या भय? देखिए, कोई भी बालक या बच्चा जब सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो सीखेगा तो क्या प्राप्त करेगा? अनुभव प्राप्त करेगा। तो अनुभव इज द राइट आंसर, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सतत चक्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार अर्जित करता है, उन्हें संसाधित करता है। सीखने की शैली महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रभावित करती है बच्चे की जानकारी को कैसे ग्रहण करता है, उससे कैसे धारण करता है, ये सारी चीज़ें। तो अनुभव इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास का मुख्य लक्षण क्या है? लक्ष्य क्या है? विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? किसी भी बालक का विकास शब्द है तो विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, परीक्षा पास करना, नौकरी पाना या अंक प्राप्त करना? देखिए, विकास का मुख्य लक्ष्य समय के साथ जीवन स्तर में सुधार लाना, सतत प्रगति करना, आय में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से मानव क्षमता का विकास करना। तो ये सारे में आ जाएगा सर्वांगीण विकास करना, एक शब्द में सब कुछ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास का मुख्य आधार क्या होता है? किसी भी बालक अगर विकास करना हो तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं? मुख्य आधार शिक्षा भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, ये सभी हो सकती है। सभी लोग बताइए, बालक के विकास का मुख्य आधार क्या है? किसी भी बालक का विकास करना हो और उसका मुख्य आधार पूछा जा रहा है,
तो मुख्य आधार अनुवांशिकता भी होती है, वातावरण मतलब समझ लीजिए बालक के विकास का मुख्य आधार अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया। और अंतःक्रिया मतलब शिक्षा, परिवार, समाज, ये सारे आ जाएंगे, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अनुवांशिकता शारीरिक संरचना, क्षमताएं निर्धारित करती है, वातावरण जिसमें परिवार, पोषण, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है और ये विकास को आकार देता है। ठीक है। और शैशवावस्था को विकास की नींव माना जाता है, ये भी ध्यान देना। विकास की नींव कौन है? शैशवावस्था विकास की नींव मानते हैं। और ये 30वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विकास और अधिगम का संबंध क्या है? दोनों अलग हैं, दोनों जुड़े हैं, कोई संबंध नहीं है, केवल मानसिक संबंध। विकास और अधिगम का संबंध क्या है, ये हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दे रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विकास और अधिगम का संबंध, ये पहला चैप्टर बाल विकास और प्रभावित करने वाले कारक संबंधी चैप्टर किया। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की है सारा कुछ इंक्लूड करने की, बेहतर प्रिपरेशन करने की। इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो पहला टॉपिक फिर क्लियर करेंगे, इसके बाद अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लासेज जाएंगी। परेशान नहीं होना है, तैयारी बेहतरीन करिए, पुराने प्रीवियस पेपर जो हमने सॉल्व किया वो पढ़िए ध्यानपूर्वक। काफ़ी सारे हमने पहले भी क्लासेज कर चुके हैं। 2022 में टीटी एग्जाम हुआ, 24 में वो सारी क्लासेज का प्लेलिस्ट बना है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स पाने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टॉपर नोट्स आपको कैसे मिल पाएगी, बिल्कुल आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज में सारा कुछ आपको डाटा मिल जाएगा और सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगले क्लास पे, अगले सेशंस पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।